यासुकी हाउसवाइफ है। उसका हस्बैंड टोमिरो एक आईटी कंपनी में काम करता है, तो काम की वजह से वो काफी दिन घर से दूर रहता है। यासुकी को 7 साल का बेटा ताकिरो भी है, जो किंडरगार्टन में पढ़ता है। वो बड़ा जिद्दी है, तो ये फैमिली शहर के पास एक कॉम्प्लेक्स में रहती है। यहाँ पड़ोसी ऐसे है कि पड़ोस में भले मर्डर भी हो जाए, वो बचाने नहीं आएंगे। जापान में सफाई के नाम पे चल रहा अहंकार भी दिखाई देता है। इस अपार्टमेंट में सिर्फ बुधवार, शुक्रवार और रविवार को कचरा फेंकना अलाउ है। तो यासुकी जब मंगलवार को कचरा कूड़ेदान के यहाँ रख देती है, तो एरोगेंट कचरे वाली वो कचरा उठा के सीधा यासुकी के घर के सामने रख देती है। इंडिया में तो इस बात पे मारपीट होगी। यासुकी जो भले हाउसवाइफ हो मगर ब्रिलियंट औरत है, तो रोज की तरह वो सुबह ताकिरो को स्कूल बस तक छोड़ती है। और जैसे ही घर आती है, उसके फोन की रिंग बजना शुरू होता है, क्योंकि किसी ना किसी कंपनी का सेल्समैन कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए कॉल करता रहता है। मगर यासुकी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आती। जिस कॉम्प्लेक्स में कचरे को लेके इतना अवेयरनेस है, वहाँ एक वॉचमैन भी नहीं। ये क्या बात हुई? तो हर 5 मिनट बाद बजने वाली टेलीफोन की घंटी और दरवाजे की घंटी, इस बातों से यासुकी परेशान हुई है। आखिर इंसान पेशेंस रखे तो कितना। और पति महाराज तो ऐसे है कि वो हफ्ते में एक आध दिन ही घर आते हैं, और आते ही बेडरूम में जाके सो जाते हैं। काम में उलझे टोमिरो को ना अपने बच्चे का ख्याल है, ना अपनी वाइफ की सेंटिमेंट्स का। हफ्ते में एक बार आए हस्बैंड से यासुकी को वो नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद रखती है। मगर फिर भी यासुकी अपनी इस फैमिली से खुश है। तो सोमवार आते ही टोमिरो अपने काम पे निकल जाता है, तो ताकिरो स्कूल में। घर में अकेली यासुकी साफ सफाई में लग जाती है कि तभी बिना वॉचमैन के इस कॉम्प्लेक्स में एक सेल्समैन चला आता है। हर घर की बेल बजा के वो कुछ बेचने की कोशिश करने लगता है। सूट बूट और चेहरे से जेंटलमैन लग रहा है, मगर कपड़े और चेहरे से इंसान की पहचान हो पाती तो क्या बात थी। कोई उसकी बातें सुनता है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इस सेल्समैन का नाम मसैटो है, जो चेहरे पे हंसी और बातों में मिठास ला के लोगों से बातें करता है। शायद वो किसी बात का सर्वे कर रहा है। कॉम्प्लेक्स के स्पा में खड़ी औरतों को वो घूर के देखता है, जिससे उसकी नीयत का पता चलता है। तो मसैटो एक एक करके यासुकी की रूम के सामने खड़ा हो जाता है और डोरबेल बजाता है। यासुकी फोन पे अपनी कजिन से बात कर रही होती है। डोरबेल सुनते ही वो ताड़ जाती है कि बाहर कोई सेल्समैन ही होगा। तो वो डोर फोन से पूछती है, कौन है भाई? मसैटो उसे बताता है कि वो किसी कोर्स का पैकेज बेच रहा है, जो हाउसवाइफ के फायदे का है। मगर यासुकी इन सब बातों से वाकिफ है, तो वो थैंक यू कह के फोन रखने जाती है। मगर मसाटो जिद करता है कि वो 5 मिनट उसकी बातें सुन ले। मगर यासुकी को किसी भी तरह के प्रोडक्ट में या अपने 5 मिनट बर्बाद करने में दिलचस्पी नहीं है। मसाटो उसे रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम वो पैम्पलेट तो देखे। मगर अकलमंद यासुकी उससे कहती है कि वो पैम्पलेट को लेटर बॉक्स में डाल दे। तो अब मसाटो डोर नॉब घुमा के दरवाजा खोलता है, मगर यासुकी ने सेफ्टी चेन लगा के रखी है, तो वो अंदर घुस नहीं पाता। मौका देख के मसाटो अपनी डायरी अंदर घुसाता है। इस बात से यासुकी पूरी तरह डर जाती है और वो झटके से डोर को बंद करने जाती है, जिसमें मसाटो की उंगलियां बुरी तरह फंस जाती है। वो अच्छा खासा घायल होता है, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों से खून बहने लगता है। इस बात से यासुकी भी डर जाती है। मसाटो जो थोड़ी देर पहले जेंटलमैन था, अब हैवान का रूप लेता है और यासुकी को गाली गलौज करना शुरू करता है। वो गुस्से से जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, जिससे यासुकी थरथराने लगती है। अब मसाटो अलग रणनीति अपनाते हुए यासुकी को सॉफ्टली कहता है, तुमने मेरी उंगलियां तोड़ के मेरा इंसल्ट किया है, कम से कम मेरा सर्वे फॉर्म भर के तो मेरी मदद करो। मगर यासुकी उसकी बातों में नहीं आती। वो उससे कहती है, चाहो तो तुम पुलिस में जाके मेरी कंप्लेंट कर सकते हो। तो अब मसाटो भी बदतमीजी पे उतर आता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। मसाटो लिफ्ट तक जाने का दिखावा करता है, मगर लौट के फिर से यासुकी के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। यासुकी भी कोई कम नहीं, वो ताड़ जाती है। मसाटो अभी भी उसके दरवाजे के सामने खड़ा है। तो अब पेशेंस खो के मसाटो दरवाजे पे लात मारना शुरू करता है, जिससे यासुकी और डर जाती है। यासुकी की पड़ोसन वो सब देखती है, मगर उसे रोकने का या पुलिस को बुलाने का साहस नहीं करती। काफी देर दरवाजे पे लाते बरसाने के बाद मसाटो वहां से चला जाता है। डरी हुई यासुकी अपने पति टोमिरो को ऑफिस में कॉल लगाती है, मगर टोमिरो उसका कॉल नहीं लेता। क्या फायदा ऐसे हस्बैंड का जो वक्त आने पर अपनी फैमिली के काम ना आ सके। अब कुछ घंटों के बाद यासुकी अपने रूटीन काम में लग जाती है। वो वापस घर लौटती है तो उसे मेल बॉक्स में एक टिश्यू पेपर मिलता है, जिसमें किसी के स्पर्म होते हैं। वो समझ जाती है ये उसी सेल्समैन का काम है। कॉम्प्लेक्स का डिसिप्लिन तो ऐसा है कि एक टिश्यू पेपर भी फेंक नहीं सकते। तो न चाहते हुए भी यासुकी उस टिश्यू को उठा के घर लेके आती है और फ्लश करती है। कई बार हाथ साफ करने पर भी उसे चैन नहीं मिलता।
यहाँ दूसरे सेल्समैन और डिलीवरी बॉयज का आना जाना लगा ही रहता है। हर कोई उसके दरवाजे की बेल बजा के उससे गंदी बातें करने लगता है। न रहते हुए यासुकी बाहर आके देखती है तो उसके दरवाजे पे लिखा होता है कि यहाँ प्रोस्टिट्यूट रहती है, सर्विस का लाभ उठाए। यासुकी समझ जाती है ये उसी सेल्समैन का काम है। अब वो बड़ी मेहनत से उसे मिटा देती है और गुस्सा होके वो पुलिस स्टेशन जाके इसकी कंप्लेंट लिखवाती है। मगर उसने ना सेल्समैन को देखा है, ना वो ये जानती है कि वो किस कंपनी के लिए काम करता है। तो पुलिस भी क्या कंप्लेंट लिखवाती, तो पुलिस भी उसे झूठ मूठ का आश्वासन देके वापस भेज देती है। मगर अब बौखलाया हुआ मसाटो उसका पीछा करने पे उतर आता है। लिफ्ट में वो करीब से यासुकी को देखता है और उस पे फिदा हो जाता है। अब एक नया जुनून उसके सर पे सवार हो गया है कि किसी भी हालत में मैं इस औरत को हासिल करूंगा। दूर से वो यासुकी पे नजर रख के उसकी खूबसूरती निहारने लगता है। शाम को यासुकी ताकिरो को पिकअप करती है। मसाटो तो उसकी रूम के सामने ही डेरा जमाए बैठा है। शाम को यासुकी अपने कजिन को फोन करके उससे कहती है कि आज रात वो उसके घर रहने आए, मगर वक्त पे काम आए वो रिश्तेदार कैसे। तो कजिन बहाना बनाती है। रात को यासुकी खाना बनाने में बिजी होती है कि ताकिरो नोटिस करता है कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, मगर दरवाजा अंदर से लॉक है। तो लेटर बॉक्स से कोई न्यूज़पेपर अंदर सरकाता है। यासुकी उसे खींचने जाती है, मगर मसाटो ने बाहर से उसे कस के पकड़ा है। कुछ देर एक खींचातानी का खेल चलता है, मगर जब यासुकी को पता चलता है कि बाहर वही सेल्समैन है तो वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है, मगर उसकी मदद करने कोई नहीं आता। रात को बार बार मसाटो उसे कॉल करके परेशान करने लगता है। अब मसाटो यासुकी के हर बात की खबर रखने लगता है। वो कब नहाती है, कब खाना पकाती है, यहाँ तक कि वो कब सोने जाती है। वो यासुकी को कॉल करके डराता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, मगर तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, यहाँ तक कि तुम मुझे चेहरे से भी नहीं पहचानती। मगर यासुकी अब निडर हो गई है। उसने इस आफत का मुकाबला करने का फैसला किया है। वो फोन को वॉइस मेल पे डाल देती है, मगर मसाटो फोन करना बंद नहीं करता। तो तंग आके वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है। वो तो अपने प्रोग्रामिंग में फंसा है। वो उल्टा यासुकी को ही नसीहत देता है, लोग प्रैंक कॉल करते रहते हैं, ऐसी छोटी बातों से क्या परेशान होना। यासुकी समझ जाती है उसके हस्बैंड के नज़र में उसकी क्या औकात है। वो उससे कहती है ऐसा करो, घर में आना ही बंद कर दो। अब वो मसाटो को धमकी देती है कि अगर उसने उसे परेशान करना बंद नहीं किया तो वो पुलिस को कॉल करेगी। मगर मसाटो सब हदें पार कर चुका है, तो वो पुलिस से भी नहीं डरता। रात को कोई यासुकी की रूम की तरफ आता है। डोर के लॉक को खोल के सेफ्टी चेन को मैग्नेट से निकालता है, फिर चुपके से घर में आके यासुकी की बेडरूम में घुस जाता है। वो कुछ करने आगे बढ़ता ही है कि यासुकी की नींद खुल जाती है, क्योंकि वो यासुकी का सपना होता है। दूसरे दिन सुबह टोमिरो यासुकी को कॉल करके सॉरी कहता है, मगर अब यासुकी समझ चुकी है उसका हस्बैंड किसी काम का नहीं। तो वो उससे कहती है जब मर्जी हो घर चले आना। अब यासुकी अपने रूटीन काम में लग जाती है, जैसे ताकिरो को स्कूल छोड़ना, स्विमिंग करना, घर की साफ सफाई करना। मगर तभी फोन की रिंग बजती है। फोन मसाटो का ही होता है। वो यासुकी से मिलना चाहता है, तो यासुकी फोन को वॉइस मेल पे डाल देती है। फिर भी मसाटो बाज नहीं आता। वो यासुकी से कहता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारे खूबसूरत शरीर ने मुझे तुम्हारा दीवाना बनाया है। वो यासुकी के लिए लव सॉन्ग गाने लगता है। यासुकी समझ जाती है ये ठरकी इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मसाटो यासुकी से कहता है कि वो जानता है उसका बेटा ताकिरो किस स्कूल में पढ़ता है। वो सुन के यासुकी डर के मारे ताकिरो के स्कूल भागती है, मगर उसे वहाँ महफूज देखकर उसके जान में जान आती है। तभी उसके आसपास टहलता मसाटो दिखाई देता है। शाम को यासुकी ताकिरो को घर लेके आती है। ताकिरो ने अपने दोस्तों से वादा किया है कि आज वो उनके साथ स्केटिंग करने आएगा, मगर यासुकी इस बात से डरी हुई है कि कहीं वो गुंडा सेल्समैन फिर कोई दंगा ना खड़ा कर दे। तो वो आज ताकिरो को बाहर खेलने नहीं भेजना चाहती, जिससे ताकिरो अच्छा खासा नाराज होता है। यहाँ यासुकी फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी फिर से फोन की रिंग बजती है। वो किचन से बाहर आती है तो देखती है ताकिरो घर में नहीं है। वो देख के उसकी जान ही निकल जाती है। वो घर का दरवाजा खुला छोड़ के ताकिरो को ढूंढने कॉम्प्लेक्स में निकल पड़ती है, और वही मौका देख के मसाटो उसके घर में घुस जाता है। यासुकी ताकिरो को पूरे कॉम्प्लेक्स में ढूंढती है, मगर वो उसे कहीं नहीं दिखता। वो डरती हुई घर आती है और ताकिरो के दोस्त के यहाँ फोन लगाती है, तो पता चलता है साहबजादे उसके घर पे है। तभी मसाटो वहाँ आता है और यासुकी को चाकू दिखा के डराता है। वो उससे कहता है आखिर हम दोनों एक दूसरे के सामने आ ही गए, तुमने दरवाजा खुला छोड़ने की गलती की और मैं अंदर आ गया। मसाटो के इरादे साफ है। वो यासुकी पे दुराचार करना चाहता है। वो चाकू की नोक पे यासुकी को बेडरूम में लेके आता है। यासुकी हिम्मत जुटा के डरने की एक्टिंग करती है। वो मौके की तलाश में है। हाथापाई से तो काम नहीं चलेगा। मसाटो जेब से कॉन्डम के पैकेट निकाल के अपना इरादा जाहिर करता है। यासुकी उससे बच के दरवाजे तक भागती है।
कि मसाटो उसे दबोचता है। तभी फोन की रिंग बजती है। फोन और एक ठरकी सेल्समैन का होता है। मसाटो समझ जाता है एक वही नहीं, यासुकी के और भी कई दीवाने हैं। वो उस सेल्समैन को गाली गलौज करता है। वो यासुकी से कहता है कि इसके पहले कि कोई और तुम्हारा फायदा उठाए, मैं अपना काम निपटाना चाहता हूँ। वो यासुकी के कपड़े उतारने जाता ही है कि दरवाजे पे नॉक होता है। बाहर ताकीरो है। दरवाजा खोल के ताकीरो को अंदर लेना पड़ता है। यासुकी मसाटो की पहचान ये करा के देती है कि ये उसके अंकल है। ताकीरो यही सोचता है कि चलो खेलने के लिए कोई तो मिला। मसाटो भी उसे बड़े प्यार से पेश आता है। दोनों पूल खेलने लगते हैं तो यासुकी खाना बनाने लगती है, मगर उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है, मसाटो से कैसे मुकाबला किया जाए। मसाटो भी यासुकी पे नजर रखे हुए है ताकि वो कोई गड़बड़ ना करे। यासुकी मसाटो से कहती है कि किसी भी वक्त उसका हस्बैंड घर आएगा। वो सुन के मसाटो टेंशन में आता है क्योंकि जिससे उसके इरादे कामयाब नहीं होंगे। अब तीनों खाना खाने टेबल पे बैठते हैं। मसाटो को इंतजार है ताकीरो के सोने का, ताकि वो काम निपटा के वहां से निकल सके। तभी मासूम ताकीरो के मुंह से ये निकल जाता है कि आज डैडी घर पे नहीं आएंगे, तो वो जल्दी सोने जाएगा। वो सुन के मसाटो समझ जाता है यासुकी ने उसे झूठ बोला था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो यही सोचता है चलो आज रात उसे रोकने वाला कोई नहीं। उस खुशी में वो यासुकी से और एक बियर की बोतल मांगता है। यासुकी बोतल लाने का बहाना करते हुए बियर की खाली बोतल मसाटो के सर पे मार देती है। माँ के इस अचानक एक्शन से छोटा ताकीरो हड़बड़ा जाता है तो मसाटो बेसुध हो जाता है। यासुकी ताकीरो को लेके भागने जाती है तो मसाटो उसे पकड़ लेता है। यासुकी उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, मगर अब मसाटो जानवर बन चुका है। यासुकी मसाटो की आंखों में लिक्विड सोप स्प्रे करती है जिससे मसाटो की आंखें जलने लगती है। वो और गुस्सा हो जाता है। अब यासुकी ताकीरो के साथ बाथरूम में छुप जाती है और दरवाजा अंदर से लॉक करती है। बौखलाया हुआ मसाटो सॉ ब्लेड से दरवाजा काटने लगता है। यासुकी समझ जाती है कि अगर मसाटो अंदर आया तो खुद को बचाना मुमकिन नहीं होगा, उसे यहीं पे रोकना होगा। तो वो मीट फॉर्क से उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। मसाटो जैसे ही हाथ अंदर डाल के लॉक खोलने जाता है, यासुकी उसके हाथ में फॉर्क घुसाती है। तो अब मसाटो पूरा दरवाजा काटने में लग जाता है। डरे हुए ताकीरो को यासुकी हिम्मत जुटाने बोलती है। अब दोनों मिलके मसाटो को रोकने में लग जाते हैं। यासुकी मसाटो के जख्मी हाथ में फॉर्क घुसाती है। अब जैसे ही मसाटो अंदर झांकने जाता है, वही मौका देख के यासुकी उसके चेहरे में फॉर्क घुसा देती है, जिससे मसाटो अच्छा खासा जख्मी होता है, मगर वो बाज नहीं आता। वो फिर से दरवाजा खोलने जाता है तो यासुकी उसकी उंगलियां ही तोड़ देती है। कुछ देर शांति छा जाती है। यासुकी को लगता है कि डर के मारे मसाटो चला गया, तो वो ताकीरो के साथ बाथरूम से बाहर आती है। वो ताकीरो को बेडरूम में सुलाती है, मगर वो जैसे ही टॉयलेट में जाती है तो वहाँ मसाटो को घायल हालत में देखती है। मसाटो फिर से उसे दबोचने भागता है, मगर अब मसाटो इतना घायल हुआ है कि वो यासुकी का मुकाबला कर नहीं पाता। फिर भी उसका जुनून अभी गया नहीं। उनकी हाथापाई में सारे घर का सामान उलट पुलट हो जाता है। तभी एक जगह मसाटो यासुकी को दबोची लेता है और उसके कपड़े फाड़ने लगता है। वो यासुकी से कहता है जो मैं सोच के आया था वो करके जाऊंगा, मगर तभी यासुकी उसके सर पे जोरों से कटिंग ट्रे मार देती है। फिर भी मसाटो उसे दबोचने जाता है तो यासुकी उसके पेट में फोर्क घुसा देती है। उस हालत में भी मसाटो यासुकी का गला दबाने लगता है। यासुकी की सांस घुटने लगती है। तभी पीछे से ताकीरो मसाटो के सर पे बेसबॉल बैट मार देता है। वही मौका देख के यासुकी पास ही पड़ा चेनसो उठा के मसाटो का गला काट देती है। मसाटो वहीं पे मर जाता है। यासुकी ताकीरो को गले लगा के रोने लगती है। दोनों ने मिलके संकट का मुकाबला किया था। तभी डोरबेल बजती है। बाहर और एक ठरकी सेल्समैन होता है, मगर अब यासुकी ऐसे लोगों का मुकाबला करना सीख गई है, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दरवाजा खोलने मुड़ती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, हाइप करना और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।